जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मैं सफ़र में हूँ और इस सफ़र में मैंने एक छोटी सी खबर पढ़ी और मैंने सोचा कि इस खबर से रिलेटेड भी आपसे बात होनी चाहिए। खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जो सज़ा हुई, उस सज़ा के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील कर दी है और बाकायदा जो उनके वकील हैं मियाँ इशफ़ाक़, उन्होंने ये अंदिया दिया कि जी मुझे जनरल साहब के ने कहा और मैंने अपील फ़ाइल कर दी है। अब डेफिनेटली ज़ाहिर है, एक कोई भी मुजरिम हो, मुलजिम हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे या फिर उसे सज़ा हो, तो फिर उसका हक़ है कि वो जहाँ पे भी उसको रिलीफ मिल सकती है वहाँ पे वो डेफिनेटली एक अपील कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे पुराने वाक़यात भी याद आए और ये भी याद आया कि एक वक्त था जब जनरल फैज़ हमीद साहब सवा नेज़े पे होते थे और उस सवा नेज़े पे जब उनका इक़्तिदार था तो उस वक्त वो किसी को अपील का हक़ भी नहीं देते थे। तो वक्त की बात है और ये वक्त कोई बहुत ज़्यादा पुराना वक्त नहीं है, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पुराना वक्त है और उस पुराने वक्त में ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि उन्हें देख के बंदे को इबरत की निशानियाँ महसूस होती हैं और बंदा अपने कानों को हाथ लगाने पे मजबूर हो जाता है। मसलन मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ और इस मिसाल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब पूरे इक़्तिदार के अंदर थे और वो सब कुछ होते थे पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त उनकी थिंकिंग क्या होती थी, उस वक्त वो करते क्या थे। एक साहब हैं और बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, बारिश आदमी हैं, परहेज़गार हैं, इबादत गुज़ार हैं और अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर उनका बड़ा अरसा गुज़रा है, बल्कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को दे दी। उनका नाम है कर्नल इनामुर रहीम। आप यकीनन इनको जानते होंगे क्योंकि कर्नल साहब ने ये जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका मसला उठाया था और जब वो सर्विस में थे तो वो जैक ब्रांच होती है एक फ़ौज की, जिसके अंदर लोगों के केसेस होते हैं, लोगों की प्रमोशन होती है, बहुत सारे मिसाइल जो ऑफिसर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं उनके ये ब्रांच उस वक्त हैंडल करती है, यानी ऑलमोस्ट रोज़ाना ही हैंडल करती है क्योंकि ये ब्रांच है ही बनाई इसीलिए गई थी। कर्नल रहीम साहब इस ब्रांच के साथ ताल्लुक़ रखते थे और उसके बाद वो अपनी पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वकालत का पेशा अख्तियार किया और वो वकील की हैसियत से मुख्तलिफ़ जगहों पे पेश होते रहे, मुख्तलिफ़ काम करते रहे। इस दौरान ही जब मिसिंग पर्सनस का इशू आया तो कुछ क्लाइंट्स इनके पास आए तो फिर इन्होंने ये महसूस किया कि ये एक बड़ा गंभीर मसला है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी गलत किस्म की इंफॉर्मेशन है जो ज़ाहिर एजेंसीज़ को पास कर दी जाती है और फिर एजेंसीज़ के बिहाफ पे कुछ लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो सर्विस में होते हैं और उनका काम ये है कि उन्हें कस्टोडियन होना चाहिए मुल्क का, लेकिन वो कस्टोडियन होने के बजाय वो अपने ज़ाती जो स्कोर है उसको फिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इन्होंने ज़ाहिर मिसिंग पर्सनस का मामला उठा लिया। जब ये उठाया तो उस दौर में ज़ाहिर जनरल बाजवा साहब होते थे और साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब होते थे। जनरल फैज़ हमीद साहब बड़े तगड़े ऑफिसर थे, शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना DGI से तगड़ा हो जितने जनरल फैज़ हमीद साहब थे, क्योंकि ये सियासी अफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्वस थे और इतने ज़्यादा मुलव्वस थे कि प्राइम मिनिस्टर और ये दोनों यकजान दो कालब हो गए थे, यानी एक जान थी और दो अलग अलग दिल थे इन दोनों के। तो इतने करीब होने की वजह से ये ज़ाहिर है पावर कॉरिडोर में इतने तगड़े हो गए कि जनरल बाजवा साहब की प्रमोशन या जनरल बाजवा साहब की जो फैसिलिटीज़ या जनरल बाजवा साहब की मराहत या जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन है उसका फ़ैसला भी ये करने लगे। और यही थे जिन्होंने इमरान खान साहब को राज़ी किया था और यही थे जिन्होंने पार्लियामेंटेरियन को राज़ी किया था और यही थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैनेज किया था। तो इतने तगड़े ये DGI ऐसे ही होते थे। तो इन्हें बड़ा बुरा लगा कि एक शख्स है जो आर्मी में कभी कर्नल होता था, बड़ा छोटा सा ऑफिसर होता था, फिर वो बाहर निकला, उसने वकालत करनी शुरू कर दी और मुझसे पूछा भी नहीं कि यार मैं वकालत कर लूँ या ना कर लूँ सर। और उसके बाद फिर इन्होंने ऐसा इशू उठा दिया जो ज़ाहिर है हमारे लिए काबिल कबूल ही नहीं, हम इसको पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ समझते हैं, हम जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं। तो ये कौन होता है बंदा जो इतने बड़े बड़े फ़ैसले करता है? तो इन्होंने ये ज़ाहिर है फिर इनकी अना को बड़ी तकलीफ़ हुई और एक मरतबा जब कर्नल इनामुर रहीम साहब अपने किसी दोस्त के बच्चे की शादी पे गए हुए थे, जब ये रात को वापस आए तो इनको इनके घर के सामने कुछ लोग मौजूद थे और वो काले डाले और काले नकाब और उसके बाद इस टाइप के जो हथकंडे होते हैं अमूमन, तो इन्होंने महसूस किया कि ये तो मुझे लेने के लिए आए। तो बहरहाल इन्होंने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इन्हें दरवाजे से ही उठा लिया गया और दरवाजे से उठाने के बाद ज़ाहिर है वो गायब कर दिया गया इनको। उसके बाद इनकी जो फैमिली है वो तलाश करती रही, उन्होंने बहुत शोर किया, मीडिया के अंदर आए, बड़ी ख़बरें बनी, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक उबाल सा आया
लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही किसी ने किसी जगह पे ये तस्लीम किया कि कर्नल इनामुर रहीम साहब जो हैं वो हमारे पास हैं। बहरहाल उसके बाद जब कर्नल इनामुर रहीम साहब की कहानी एक बड़ी लंबी कहानी है, तो जब कर्नल साहब के साथ लोगों का रब्ता हुआ तो कर्नल साहब ने अपनी होलनाक कहानी सुनाई। उन्होंने ये बताया कि मुझे अगवा किया गया था या मुझे गिरफ़्तार किया गया था और मेरे ही अदारे ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया था, और गिरफ़्तारी के बाद कर्नल इनामुर रहीम साहब के बकौल मुझे एक ऐसी जगह पे ले जाया गया जहाँ पे चिलर था, यानी एक कमरा था जो बेसिकली चिलर था और उसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए थे जो टेम्परेचर को माइनस पे ले गए थे। और ये जहन में रखें कि जो कर्नल इनामुर रहीम साहब को जब उठाया गया था तो सर्दियों का महीना था, शदीद सर्दी थी, दिसंबर था ये, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर शदीद सर्दी पड़ रही थी और इन्हें रावलपिंडी से उठाया गया था। बहरहाल इन्हें वहाँ ले जाया गया और चिलर में इनको बगैर कपड़े इनके सारे उतार के इनको नंगा करके इनको चिलर में रख दिया गया। अब ये देखिए कि सर्दी का महीना है और वो चिलर है, और चिलर भी माइनस टेम्परेचर में -10, -11, -12 पे वो उसका टेम्परेचर है, और उसमें एक बुज़ुर्ग आदमी तो जिसकी पूरी ज़िंदगी फ़ौज में गुजरी थी उसे उसमें रख दिया गया। और शदीद सर्दी के अंदर, इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी थी बकौल कर्नल इनामुर रहीम साहब के कि मेरी हड्डियां तक जो थी उसका गुदा जम गया था और मैं न सीधा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं उठ सकता था। उनका ये कहना था कि मैं कोने में बैठा हुआ था और मैंने अपने आप को जकड़ रखा था। ज़ाहिर है जब सर्दी लगती है तो इंसान अपने बाहें जो होते हैं उसके अंदर अपने आप को जकड़ लेता है और अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करता है। तो बकौल उनके कि इतनी ज़्यादा खौफनाक सर्दी थी कि मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता, और मेरी पलकें तक जम गई थी और मुझे कुछ नज़र तक नहीं आता था। 48 घंटे कर्नल साहब को इस में रखा गया, और उसके बाद जब इनको बाहर निकाला गया तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो खड़े हो सकते या फिर वो कुछ खा सकते या पी सकते। ये उनकी सूरत हाल थी। बहरहाल ऑफ एंड ऑन इनको दोबारा चिलर में रखा जाता था, बाहर निकाला जाता था, माफ़ी मंगवाई जाती थी और फिर इनसे पूछा जाता था कि जनाब क्या आप दोबारा ये हरकत करेंगे? तो ज़ाहिर है उस वक्त बंदा बेबस होता है, तो उस बेबसी के आलम में ये इनसे माफ़ी भी मांगते थे और मदद भी करते थे, और फिर ये ज़ाहिर है बोलने के काबिल भी नहीं थे बेचारे। इस दौरान इनकी जो फैमिली है उसने ज़ाहिर है मीडिया के अंदर बहुत वो उठाया मामले को, और उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। जब ये हाई कोर्ट चले गए तो ज़ाहिर है पुलिस ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बिल्कुल है नहीं, ना ही हम इनको जानते हैं। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने फिर, उस वक्त जज साहब बड़े अच्छे जज साहब थे, और उन्होंने फ़ौरन टाइट करना शुरू किया और उन्होंने एजेंसी से कहा कि जी बंदा पेश करें वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो फिर ISI ने जो जनरल फैज़ हमीद साहब का उस वक्त इदारा था और सब कुछ ही जनरल फैज़ हमीद साहब थे, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया जी कि कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे पास हैं और इनका जो राब्ता है वो इंडिया के साथ है और ये दुश्मन हैं और इन्होंने जो सरकारी राज हैं उनको फ़रोख्त कर दिया है, तो हम वो राज मालूम करना चाहते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए। तो इनसे पूछा गया था कि जी कितना टाइम चाहिए आपको, तो बताया गया है कि कर्नल इनामुर रहीम साहब जो है उनसे एक लैपटॉप बरामद हुआ है और उस लैपटॉप का पासवर्ड जो है ना हमारे पास नहीं है। इन्हें कहें कि वो पासवर्ड दे दें और जो ये पासवर्ड दे देंगे तो फिर हम इनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिहा कर देंगे। तो जब कर्नल इनामुर रहीम साहब से पूछा गया कि जनाब आपके पास जो लैपटॉप था वो बरामद हुआ तो उसका पासवर्ड दे दे, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास से कोई लैपटॉप बरामद ही नहीं हुआ, मैं तो लैपटॉप पे काम ही नहीं करता, मेरे पास था ही नहीं लैपटॉप। जब था ही नहीं तो इन्होंने बरामद कहाँ से कर लिया। बहरहाल वो बार बार कह रहे थे जी हमारे पास क्योंकि लैपटॉप है, फिर हमने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें टाइम दिया जाए। बहरहाल ये मामला जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी खासा उस वक्त इशू बना, लेकिन उस वक्त मैनेज किया बाकायदा जनरल फैज़ हमीद साहब ने, और मैनेज करने के बाद जस्टिस साकिब निसार साहब थे मेरा ख्याल है उस वक्त, ये कर्नल इनामुर रहीम साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि मैं ज़रा दूर हूँ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन हासिल करना ज़रा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। तो बहरहाल जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि उस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब होते थे और जस्टिस साकिब निसार साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने पे जो दरख्वास्त थी उसे रिजेक्ट कर दिया था। बहरहाल ये मसला क्योंकि बहुत लिंगर आन कर गया और इस दौरान कर्नल इनामुर रहीम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इदारे के लोगों को महसूस होने लगा कि शायद कहीं ये इनकी जान ना चली जाए और ये हमारे गले ना पड़ जाए। और जब ज़ाहिर है उनको ये महसूस हुआ कि अब ये किसी काम के भी नहीं रहे,
तो फिर ये छोड़ने का फैसला कर लिया गया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि ठीक है जी, आप जाके कोर्ट में ये बयान दे दें कि ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई है और अब हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया गया और उसके बाद ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह तस्लीम कर लिया कि जी हमें इनकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें हमने गिरफ़्तार किया था। और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माज़रत भी कर ली। अब उसके बाद कर्नल इनामुर रहीम साहब रिहा तो हो गए, लेकिन वो ज़ाहिर साइलेंट हो गए बेचारे और उन्होंने ज़ाहिर आवाज़ उठानी बंद कर दी। और वैसे भी मीडिया के ऊपर बड़ी पाबंदी थी कि कर्नल इनामुर रहीम साहब को कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी प्रोग्राम में नहीं ले सकती, तो वो ज़ाहिर बेचारे साइड पे होके बैठ गए। लेकिन उस अजियत का, उस तकलीफ़ का ये असर हुआ कि आज भी कर्नल इनामुर रहीम साहब सर्दी के मौसम में सर्दियों वाली जगहों पर नहीं रह सकते। यानी इस वक्त भी जब इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर सर्दी पड़ रही है, तो कर्नल इनामुर रहीम साहब रावलपिंडी इस्लामाबाद को छोड़ के कराची शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सर्दी के अंदर अब वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, उनका डीएनए तब्दील हो गया। तो जो बॉडी है वो मामूली सी सर्दी को भी बर्दाश्त नहीं करती। तो ये थे जनरल फैज़ हमीद साहब कि वो किसी भी बंदे को किसी वक्त भी उठा के चिलर में रख देते थे सर्दियों के अंदर। बल्कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे वाक़यात भी सुनाए कि जो लर्ज़ा खेज थे, कि मसलन एक बंदे को उठाया गया और उठाने के बाद ये जो सर्द खाना होता है ना, जहाँ पे मैयतें रखी जाती हैं, तो वहाँ पे ट्रॉलीज़ होती हैं, अगर आपने देखा हो तो दीवार होती है, उसके अंदर रैक्स होते हैं और रैक्स के अंदर ज़ाहिर मुर्दे को रख के तो उसको रैक को बंद कर दिया जाता है ताकि वो उस मैयत ख़राब ना हो, लाश ख़राब ना हो। तो कई लोगों को उठा के इस किस्म की मॉर्चरीज जो थी उनके अंदर रैक्स के अंदर रख के उनको बंद कर दिया जाता था 24-24 घंटों के लिए। तो अब वहाँ पे ना लाइट है और बेइंतहा ज़ाहिर सर्दी भी है और बू भी है और मॉर्चरी भी है, और आपको ये महसूस होता है कि जी आप वहीं पे फौत हो गए। और दूसरा ये है कि आपका बोलो बुराज जो है वो भी वहीं पे निकल रहा है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उस बंदे की सूरत क्या होती होगी। तो ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि लोगों को इस सूरत में रखा गया। तो ये थे जनरल फैज़ हमीद साहब कि जिसको कहते थे कि उठा लिया जाए उसको उठा लिया जाता था, और जिसको कहते थे कि जी आप छोड़ दें उसको छोड़ दिया जाता था। वज़रा का फ़ैसला वो करते थे कि किस वज़ीर ने किस वजारत में रहना है और किस वज़ीर को फ़ारिग करना है। बल्कि जब कोई वज़ीर बात करता था तो वो हमेशा ये कहते थे स्टे अवे दिस इशू, कि आप इस इशू से ज़रा दूर रहे, स्टे फ्राम दिस इशू, इस टाइप के वो फ़िक्रे हमेशा बोल दिया करते थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उनको बड़ा बुरा लगता था कि मेरे होते हुए कोई आदमी मुझसे बगैर पूछे ये मामला तय करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो वक्त था जिसके अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब इतने तगड़े होते थे कि वो मुल्कों का फ़ैसला करते थे, वो पार्टीज़ का फ़ैसला करते थे, वो बड़े बड़े जो मीडिया एम्पायर्स थे उनके बारे में फ़ैसला करते थे। बल्कि आपको शायद याद हो कि मीर शकील रहमान साहब जो ज़ाहिर जियो ग्रुप के मालिक भी हैं और सबसे पुराना मीडिया जो एम्पायर है उसको वो चला रहे हैं, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और गिरफ़्तार करने के बाद उनको जेल में फेंक दिया गया था। और वहाँ से बड़ी मुश्किल से फिर ज़ाहिर बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए और उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कि वो बीमार हो गए थे। जब वो बीमार हो गए तो महसूस ये हुआ कि अगर इन्हें अस्पताल शिफ्ट ना किया गया तो उनकी जान जा सकती है, और जबकि वो कैंसर पेशेंट थे, ये भी आप जहन में रखें। और उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि आज भी वो जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं हो सके और उनको ज़ाहिर पूरे जिस्म में दर्द होता है और उसके अफेक्ट्स हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि अगर आप उस ज़माने के जो लोग हैं जिन जिन के साथ जो कुछ हुआ, अगर आप उनकी कहानियाँ सुनें या उसके ऊपर कोई आप दस्तावेज़ बनाएं तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि उस ज़माने में होता क्या था। मसलन फवाद हसन फवाद हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो स्टेट का या ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, आप समझे बॉस ऑफ द बॉसेस है। तो उनके साथ क्या हुआ कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और उस वक्त तो 22वें ग्रेड के ऑफिसर थे और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उसके बाद उनको अचानक गिरफ़्तार किया गया और एक ऐसे केस में गिरफ़्तार किया गया जिसके अंदर गवर्नमेंट साबित ही नहीं कर सकी उस केस को। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उनकी जो बैकबोन है उसका इशू है, वज़न उनका ज़्यादा था, बैकबोन का इशू था, क्योंकि वो घोड़े से गिरे थे कभी जब वो असिस्टेंट कमिश्नर होते थे, उस ज़माने से उनकी बैकबोन का इशू चला आ रहा था। अब वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो उस वजह से उनका वज़न भी ज़्यादा था।
तो उसके बाद उनको एक ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे कमोट नहीं था, और एक ऐसा आदमी जिसकी बैकबोन के इशू हो, वो ज़ाहिर है दूसरी इंडियन सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती एक ऐसी इंडियन सीट के ऊपर बिठाया गया जिससे उनका दर्द बढ़ गया, जिससे उनकी तकलीफ में इजाफा हो गया। तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर आहद चीमा साहब जो थे उनके खिलाफ एक केस बन गया, और वो केस भी उस ज़माने में जनरल फैज़ हमीद साहब ही डील किया करते थे, और उनको इंतहाई तकलीफ में, अजियत में रखा गया था, जिसका ज़ाहिर आज तक कोई जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं थी। फिर शायद खाकान अब्बासी साहब को जेल ले जाया गया था, और एक ऐसा केस उनके ऊपर बना जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, और किसी जगह पे भी वो केस स्टैंड नहीं कर सका, और उन्हें ले जा के नंगी ज़मीन के ऊपर लटाया गया था, कि एक ऐसे सेल पे रखा गया जिसे डेथ सेल कहा जाता है, और वहाँ पे गद्दा तक नहीं था, और वो फर्श के ऊपर 3 दिन सोते रहे, और 15-15, 20-20 दिन उनकी वकील के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, कोई रब्ता ही नहीं किया जाता था। फिर एहसन इकबाल थे, उनके बाजू के ऊपर गोली लगी थी, और वो भी एक ऐसी हेट का शिकार हुए थे जिसमें प्रॉपर उनको निशाना बनाया गया था, और उनकी ज़ाहिर जो बाजू है वो बहुत बुरी तरह मजरू हुआ था, और वो प्रॉपर फिजियोथेरापी करवा रहे थे। उसके बगैर उनका ज़ाहिर बाजू दुरुस्त नहीं हो सकता, तो फिजियोथेरापी हो रही थी, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया, जेल के अंदर फेंक दिया गया, और वो कहते रहे कि मुझे कम से कम फिजियोथेरापी करवा लेने दें ताकि मेरा बाजू तो सीधा हो सके, लेकिन उन्हें यह सहूलत नहीं दी गई, और इसका नुकसान ये हुआ कि आज भी उनका बाजू जो वो जुड़ा हुआ है वो सीधा नहीं हो सकता। तो ये एहसन इकबाल के साथ हुआ। फिर इसके साथ मियाँ शहबाज शरीफ को देख लीजिए, वो खुद कैंसर पेशेंट है मियाँ शहबाज शरीफ, और जिस तरह जिस कंडीशन में उनको रखा गया वो सबके सामने है। फिर आप ख्वाजा आसफ साहब को देख लें, वो मोअज़्ज़ज़ आदमी है, मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के साथ उनका ताल्लुक़ है, जिस कंडीशन में उनको रखा गया, और बल्कि पूरी कोशिश की गई कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस बनाया जाए और गद्दार डिक्लेयर किया जाए इनको, और वो इमरान खान साहब चाहते थे और जनरल फैज़ हमीद साहब चाहते थे, और उनकी जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई। और अगर ख्वाजा आसफ साहब के जनरल बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात ना होते, जनरल बाजवा साहब के जो ससुर है उनके साथ ताल्लुकात ना होते, तो ख्वाजा आसफ साहब के साथ जो कुछ होता वो भी आपके सामने है। फिर इसके साथ साथ जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ किया गया वो भी आपके सामने है। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन डाल दी गई, जबकि वो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ आदमी, और पूरे शहर में एक भी शख्स नहीं था जो ये कह सके कि वाकई राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस बनाया गया वो दुरुस्त है। तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने, और ये वो लोग हैं जो बहुत नोटेबल थे। तो नोटेबल लोगों के साथ जो कुछ हुआ, मरियम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, हमजा शहबाज के साथ जो कुछ हुआ, बाकी जो लोग उस वक्त के सियासतदान हैं वो आपके सामने, आसफ अली ज़रदारी साहब के साथ क्या हुआ, उनके हमशीरा के साथ क्या हुआ, ये सारे वो लोग हैं जो बड़े ताकतवर हैं और आज भी ताकतवर है। लेकिन जो आम लोगों के साथ, जो आम सहाफ़ियों के साथ, या कर्नल इनामुर रहीम जैसे लोगों के साथ हुआ, वो आपके सामने है। यानी ऐसी ऐसी लज्जा खेज स्टोरियाँ हैं कि कोई ना लिख सकता है ना कोई बयान कर सकता है, और शायद पाकिस्तान के अंदर कोई वक्त आए कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब के कारनामे उनको बाकायदा लिखा जा सके, डॉक्यूमेंट किया जा सके। आज वही शख्स जो फ़रौन होता था अपने ज़माने का, वो इस कंडीशन में है कि वो 15 साल उसको कैद की सज़ा हो गई, और फिर उसे जेल में रखा गया, और जेल जो है उसकी रिकमेंडेशन या उसकी जो जेल डिक्लेयर करने का जो नोटिफिकेशन है वो मरियम नवाज साहिबा के हुक्म से जारी हुआ है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल जेल बनाई गई है, और वो जेल ज़ाहिर है कंटोनमेंट के करीब है। उनको अडयाला जेल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो डसे हुए हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद यहाँ आए तो सही इस जेल के अंदर। तो जनरल फैज़ हमीद की जान बचाने के लिए फ़ैसला किया गया कि उनके अडयाला जेल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 26 के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जो डसे हुए थे जनरल फैज़ हमीद के, और वो सज़ा याफ्ता हैं इस वक्त, और वो बड़ी शिद्दत से इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ तो सही एक मरतबा। तो ऐसा शख्स जो है आज उसकी कंडीशन ये है कि खसूसी जेल बनाई गई है, मरियम नवाज़ के हुक्म से बनाई गई है, उसके अंदर उनको रखा गया, बाकी कैदी भी वहाँ पे मौजूद हैं, और जो सूरत हाल वहाँ पे है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि आज का जो दिन है उसका एक अगला दिन भी होगा। आज जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली मुझे वो काटना पड़ेगा। तो जनरल फैज़ हमीद साहब एक इबरत की निशानी है इस वक्त, और ऐसी इबरत की निशानी है कि अब उन्हें बाकायदा अपील करनी पड़ गई, और ये अपील जो है उसी ज़ाहिर इदारे के सामने कर रहे हैं जिस इदारे के वो कभी सब कुछ होते थे, एक मरकज़ी सतून होते थे। अब ज़ाहिर है उनकी जो अपील है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल के पास जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। जो उनके जराइम है उसकी माफ़ी नहीं है, बल्कि सज़ा के अंदर इजाफा होने का ज़्यादा चांस है, ज़्यादा इम्कान है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इनकी जो दरख्वास्त है वो आर्मी चीफ़ के पास जाएगी, और उस आर्मी चीफ़ के पास जाएगी जिनके खिलाफ ये बाकायदा साजिशें करते हैं, बल्कि इनकी जान तक लेने की कोशिश जिन्होंने की, वो तक साजिश है जो अनकरीब आपके सामने आएगी।
फिर उसके बाद ये कोर्ट्स में जाएंगे और उन अदालतों में जाएंगे जिन जजेस को ये घरों से उठा के उनसे फैसले लिखवाया करते थे। तो ये इबरत की निशानी है। मेरा ख्याल ये है कि जो शख्स भी इक़्तिदार के अंदर हो उसे ये सोच लेना चाहिए कभी वक्त आएगा कि हो सकता है मुझे इन्हीं लोगों के सामने पेश होना पड़े जिन लोगों को आज मैं जलील कर रहा हूँ या जिन लोगों को मैं आज ख्वार कर रहा हूँ। तो ये इबरत की निशानी है। मेरा ख्याल है तमाम ताकतवर लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।